नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इतिहास। सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि इतिहास है क्या, क्योंकि जब तक हमें किसी शब्द की डेफिनेशन के बारे में नहीं पता तब तक हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द है इतिहास। आपने एक शब्द सुना होगा कहानी, और एक हमारा है इतिहास। कहानी किसे कहते हैं? हालांकि दोनों को हम जब देखते हैं कि प्राचीन समय की बातें ही इतिहास भी कहलाती हैं, कहानी भी कहलाती हैं, लेकिन जिनमें हमें प्रमाण प्राप्त होता है, अर्थात ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं और उनके हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास। और जो सिर्फ काल्पनिक होती हैं, अर्थात जिनका होने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कहानी। और जिन घटनाओं के होने का प्रमाण प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास। तो सबसे पहले इतिहास की डेफिनेशन क्या हुई कि भूत में घटित ऐसी सभी घटनाएं जिनके घटित होने का प्रमाण प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। हालांकि इतिहास को वैसे तो कई भागों में बांटा गया है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ऐसी सभी घटनाएं जो ईसा पूर्व घटित हुई हैं, उन्हें हम किस इतिहास में रखते हैं? प्राचीन इतिहास में। अब दोस्तों, मैं आपको ईसा पूर्व के बारे में भी बता देता हूं। ईसा पूर्व क्या होता है? देखो, ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। अर्थात ईसा के जन्म से हमारा जो कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है, जिसे हम 1 यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, वो ईसा के जन्म के बाद का कैलेंडर स्टार्ट होता है। और ईसा के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास को हम किस में रखते हैं? ईसा पूर्व से पहले की घटनाओं में रखते हैं। मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, उसे हम 700 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक की जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के घटनाक्रम को हम मध्यकालीन इतिहास में रखते हैं। और आधुनिक में 1500 से लेकर के, अर्थात हमारी आजादी तक की बात कर लें, स्वतंत्रता तक, यहां तक के घटनाक्रम को हम आधुनिक इतिहास में रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की। और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं महाजनपदों की। देखिए, एक हमारा बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। इस अगुत्तर निकाय ग्रंथ से हमें भारत के 16 महाजनपदों 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाजनपद किन्हें कहते हैं।
देखिए जिस प्रकार से आज हमारा एक प्रशासनिक क्रम है, अर्थात ग्राम से ऊपर हमारा तहसील स्तर होता है, तहसील स्तर से ऊपर हमारा जिला स्तर, जिला से राज्य और देश हमारा बनता है। उसी प्रकार प्राचीन समय में जो रियासतें होती थी, अर्थात जो जहां राजा शासन करते थे, उन शासन के समूह का जो सबसे बड़ा स्तर होता था वो क्या कहलाता था? महाजनपद। अर्थात महाजनपद से नीचे क्या होते थे? जनपद होते थे। और कई जनपदों से मिलकर के क्या बनता था? हमारा महाजनपद बनता था। और उस समय अगुत्तर निकाय पुस्तक के अनुसार उस समय भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे जो महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था मगध। इसे हम दोस्तों भारतीय थोड़ा नक्शे के हिसाब से समझते हैं। देखिए मगध महाजनपद भारत का सबसे बड़ा महाजनपद था और इसका विस्तार वर्तमान में जो हमारा बिहार है, बिहार पश्चिम बंगाल से लेकर के, और इसका विस्तार ईरान इराक की सीमाओं तक लगता था। और इस मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। तो भारत के 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो हमारा मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पटना है। तो दोस्तों मगध प्रशासन के बारे में बात करते हैं। हालांकि जो मगध महाजनपद था इसकी जो शुरुआत होती है वो बिंबिसार से होती है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उदयन और उसके बाद अन्य कई वंश आते हैं, इसमें कि इसमें नंद वंश आता है। तो हम यहाँ से जो शुरुआत करने जा रहे हैं मगध महाजनपद की वो नंद वंश से शुरू करेंगे। देखिए नंद वंश का एक शासक था घनानंद। यह नंद वंश का अंतिम शासक भी था। हालांकि आपको मैं शॉर्ट में लेकर चल रहा हूं। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं नंद वंश। मैंने आपको बताया नंद वंश में अंतिम जो शासक था वो था घनानंद। देखिए ये जो घनानंद शासक था ये एक तरीके से मदमस्त रहने वाला शासक, अर्थात अपने कोई प्रजा से कोई ताल्लुकात नहीं था इसका, अपने मद में मस्त रहता था। और इसके शासन में मगध जो राज्य का प्रशासन था वो काफ़ी बिखरा हुआ था, अर्थात असंतुलित कह सकते हैं। घनानंद के शासन में एक, जैसे कि अपने शिक्षक होते हैं, इसी प्रकार से एक आश्रम में एक शिक्षक थे और उस शिक्षक का नाम था चाणक्य, जिसके कि अन्य नाम आप जानते हो विष्णुगुप्त भी था। और इसे कौटिल्य भी कहते हैं। तो घटनाक्रम क्या होता है कि चाणक्य अपना एक आश्रम चलाते थे। इस आश्रम के अनुदान के लिए वो घनानंद के पास जाते हैं और अपने आश्रम के लिए कुछ सहायता राशि प्राप्त करने के आग्रह करते हैं, लेकिन घनानंद उनकी वहाँ पर पूर्ण तरीके से एक तरह से बेइज्जती कर देता है, उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और उन्हें हर तरीके से जलील करने के बाद अपने राज्य से बाहर निकलवा देता है। ये बात चाणक्य को बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसी दिन से एक कसम खाई कि जब तक नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा अपनी चुटिया को किसी प्रकार से गांठ नहीं लगाऊंगा। अर्थात क्योंकि ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण लोग क्या रखते थे, एक चुटिया रखते थे और उस चुटिया को बांध के रखते हैं। तो इन्होंने एक प्रण कर लिया कि जब तक मैं नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा अपनी चुटिया को गांठ नहीं लगाऊंगा।
लेकिन एक दुर्बल व्यक्ति, क्योंकि दुर्बल ही कह सकते हैं, किसी प्रकार की इनके पास सहायता नहीं थी, दुर्बल व्यक्ति एक नंद अर्थात मगध के राजा को किस प्रकार से पराजित करे। इसके लिए इन्हें तलाश थी किस ऐसे युवक की जो घनानंद का सामना कर सके, जो हर तरीके से परिपूर्ण हो, अर्थात बौद्धिक स्तर से परिपूर्ण हो, मानसिक स्तर से, शारीरिक स्तर से और युद्ध कलाओं में परिपूर्ण हो। तो चाणक्य की जब तलाश कर रहे थे एक युवा की, तो उनकी तलाश जाकर पूर्ण होती है वर्तमान में जो कश्मीर है। कश्मीर में इन्हें एक युवा क्रीड़ा करते हुए मिलता है और उस युवा का नाम था चंद्रगुप्त। जब चाणक्य चंद्रगुप्त को देखते हैं तो उनके तेज को देखते ही उन्हें समझ आता है कि यही वो है जो घनानंद अर्थात नंद वंश को समाप्त कर सकता है, घनानंद को उसकी करनी का परिणाम भुगतने के अर्थात घनानंद को पराजित कर सकता है। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य अपने सानिध्य में लेते हैं और उन्हें पूर्ण तरीके से एक तरीके से प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षित करने के बाद सेना तैयार करते हैं और सेना तैयार करने के बाद चंद्रगुप्त को घनानंद के बारे में बताते हैं और इस प्रकार से चंद्रगुप्त और उसके कुछ मदमस्त एक तरह से कह सकते हैं साथी जो लोग थे जिनको प्रशिक्षित किया गया था, उनके सहायता के द्वारा चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित कर दिया। जिस दिन चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया उसी दिन चाणक्य ने इसे मौर्य कह करके संबोधित किया और उसी दिन से चंद्रगुप्त का नाम क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। इस युद्ध में घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त द्वारा कर दी गई और यहीं से नंद वंश समाप्त हो जाता है और एक नए वंश का आगाज होता है। कौन सा वंश? मौर्य वंश। दोस्तों अभी 10वीं क्लास का एग्जाम हुआ था, उसमें यही पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो सीधी सी बात है कि घनानंद की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त को मौर्य का उपाधि किसने दी? चाणक्य ने। और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस वंश की नींव रखी गई? मौर्य वंश की नींव रखी गई। तो यहीं से अब शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश। तो अभी मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश की नींव अर्थात स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। कब की? अब देखिए ये जो युद्ध हुआ था घनानंद के साथ, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व। तो अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 326 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की गई। और मौर्य वंश से पूर्व कौन सा वंश था? नंद वंश। और नंद वंश का जो शासक था वो कौन था? अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वारा किस वंश की नींव रखी गई? मौर्य वंश की। और कब रखी गई? 326 ईसा पूर्व रखी गई। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सही तरीके से चल रहा था, लेकिन तभी एक घटना होती है 305 ईसा पूर्व। यूनान का शासक शैल्यूकस भारत पर आक्रमण करता है। अब ये शैल्यूकस कौन था ये भी आपको बता देता हूं। ये शैल्यूकस अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर जो कि बेबीलोन का शासक था, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। और इसी सिकंदर का सेनापति शैल्यूकस था। और इस शैल्यूकस ने, जो कि कहां का शासक था? यूनान का। और इसने 305 ईसा पूर्व कहां पर आक्रमण किया? भारत पर। भारत पर अर्थात उस समय जो सबसे बड़ा जो महाजनपद था मगध, तो मगध पर आक्रमण किया।
अब यहां से समझते हैं। देखिए, आपने एक नदी सुनी होगी और वर्तमान में भी है, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली वर्तमान में पाकिस्तान में नदी बहती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के तट पर अर्थात किनारे पर दोनों शासकों सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त की जो हाथी सेना थी, उस हाथी सेना के पराक्रमक के कारण सेल्यूकस को पराजय का सामना करना पड़ता है और इस युद्ध में किसकी हार होती है? सेल्यूकस की। और विजेता कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो, जैसे कि कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध होने के बाद संधि होती है। इस युद्ध के बाद भी दोनों राजाओं के मध्य संधि होती है और उस संधि में कुछ समझौते होते हैं। वो समझौते कौन कौन से थे? पहला समझौता, सेल्यूकस अपने द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्र काबुल, कंधार, इन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त को दे देता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र थे ये सेल्यूकस द्वारा विजित थे और इन क्षेत्रों को सेल्यूकस किसको दे देता है? चंद्रगुप्त। दूसरी बात, सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। इस हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? चंद्रगुप्त के साथ। देखो क्या होता है, ये राजनीति का असूल होता है कि जब कोई हमसे पराक्रमी राजा मिलता है तो उस राजा से यदि हमें अच्छे संबंध बनाने हैं तो प्राचीन समय में राजा क्या करते थे? संबंधों को स्थापित करने के लिए पराक्रमी राजा से अपनी पुत्री का संबंध कर देते थे और उससे दोस्ताना संबंध बनाकर अपने राज्य को मजबूत बनाते थे। तो इसी प्रकार सेल्यूकस ने देखा कि जब वो पराजित हो गया तो चंद्रगुप्त से अच्छे संबंध बनाने के लिए उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और आपको मैं दोस्तों एक जानकारी दे दूं यहीं पर कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का यह विवाह भारत का प्रथम विदेशी विवाह था। अर्थात भारत का सबसे पहला विदेशी जो विवाह हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? चंद्रगुप्त और हेलेना के मध्य हुआ था। तीसरी बात, अब चंद्रगुप्त ने देखा कि सेल्यूकस जी ने उन्हें काबुल कंधार भी दे दिया, अपनी पुत्री भी दे दी, तो उनका भी फर्ज है कि वो भी उनके लिए कुछ समर्पित करें। तो चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। क्योंकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि उस समय मगध की जो सेना थी बहुत विशाल सेना थी और लगभग 9000 हाथी थे उस समय चंद्रगुप्त के पास, और उन्हीं में से 500 हाथी चंद्रगुप्त ने किसको दे दिए? सेल्यूकस ने। चौथा जो इसमें समझौता होता है वो क्या होता है कि सेल्यूकस के पास एक कवि होता है, बहुत ही अच्छा और ज्ञानवान कवि था उस समय, और उनका नाम था मेगास्थनीज। ये लेखक भी थे, मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त की सेवा में भेजता है कि भाई अब आप चंद्रगुप्त के पास रहोगे और वहीं पर अपने साहित्य का लेखन करोगे। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस के आदेश अनुसार चंद्रगुप्त के पास यानी कि मगध आ जाता है और मगध में रहते हुए ही इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी। तो कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। किसकी सेवा में आया? चंद्रगुप्त की सेवा में आया। इंडिका पुस्तक कहां लिखी गई? मगध में लिखी गई। इंडिका पुस्तक में किसके बारे में विस्तार किया गया है, विस्तार से लिखा गया है? तो मगध के बारे में लिखा गया। तो दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की? 326 ईसा पूर्व। किसको हराकर? घनानंद को। घनानंद किस वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का। 305 ईसा पूर्व किस शासक के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया? सेल्यूकस द्वारा। कहां का शासक था? यूनान का शासक था।
सैल्यूकस का किसके साथ युद्ध हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। कहां हुआ? सिंधु नदी के तट पर हुआ। इस युद्ध में विजेता कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई, उस संधि में कुल कितने समझौते हुए? 4 समझौते हुए। कौन कौन से? कि सैल्यूकस द्वारा विजित काबुल कंधार क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए गए। सैल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। और चंद्रगुप्त ने बदले में 500 हाथी किसको उपहार में दिए? सैल्यूकस को। और सैल्यूकस ने अपने राजकवि या राजदूत मेगास्थनीज को किसकी सेवा में भेजा? चंद्रगुप्त की सेवा में। और यहां पर रहते हुए मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। और इस इंडिका पुस्तक में जिस महाजनपद का वर्णन मिलता है वो कौन सा है? मगध। यहां तक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में एक जैन भिक्षु भद्रबाहु से मिलते हैं। और भद्रबाहु के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लेते हैं? जैन धर्म। ठीक है, पहले ये शिव के उपासक थे, लेकिन अंतिम समय में वो जैन भिक्षु भद्रबाहु के सानिध्य में आते हैं और भद्रबाहु के कहने पर ही वो कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं? जैन धर्म। और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय व्यतीत करते हैं और श्रवणबेलगोला में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने की मौर्य वंश की नींव रखी, जिन्होंने की नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश को स्थापित किया 326 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध होता है वो यूनान के शासक सैल्यूकस के साथ होता है, जिसमें सैल्यूकस पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य विजेता होते हैं। और युद्ध होने के बाद संधि होती है और संधि के समझौते 4 होते हैं। पहले समझौते के तहत सैल्यूकस अपने द्वारा विजित क्षेत्र काबुल कंधार को चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। दूसरे समझौते के तहत सैल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। और तीसरे समझौते में चंद्रगुप्त मौर्य अपने 500 हाथियों को सैल्यूकस को देता है और सैल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त की सेवा में भेजते हैं और वे यहाँ पर इंडिका पुस्तक लिखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय जो व्यतीत होता है वो श्रवणबेलगोला में होता है। और यहाँ पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के कहने पर वो कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं? जैन धर्म। तो दोस्तों, आज के लिए हम चंद्रगुप्त मौर्य तक ही पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे इनके पुत्र बिंदुसार और अशोक के बारे में, कल पढ़ेगा। तो नमस्कार जी।